हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लिखो जल्दी, जय हिंद जय सीए फटाक से। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आप लोगों को पता है कि आज जैसे कि हमारे देश की सरकार ने बजट लॉन्च कर दिया है और उसी दरमियान आपका बजट वाला पब्लिक फाइनेंस चैप्टर भी चल रहा है, तो बजट के बारे में ही हमारी बातें हो रही हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर दूं, एक बार थम्स अप का इशारा दे दो फटाक से, ताकि मैं क्लास को सुचारू रूप से चालू रख सकूं। तुम्हारा इशारा मिल जाएगा, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ाई चालू रखते हैं। चलो जी उस्ताद। वेरी गुड। थम्स अप का इशारा बच्चों का मिलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। बहुत प्यार दिया आपने, बहुत ज्यादा प्यार बना के रखा हुआ है, तो बस वेरी गुड। देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। इसकी यूनिट 3 ही हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट की थी। इस यूनिट 3 में एक तो प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग गिवन है और 3 आइटम्स और गिवन है। सरकार कहां कहां से पैसा कमाती है। रेवेन्यू का मतलब होता है रिसिप्ट, सरकार के पास कहां कहां से पैसा आता है। सरकार का एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज होता है। सरकार जो पैसा उधार लेती है वो कैसे मैनेज होता है। ये 3 पोर्शन पढ़ लेंगे, प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज जो बजट आया है उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के बजट से तुम्हारे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा इन सभी फैक्ट से। ये जो स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। आपको एक बात बताता हूं, देखो दोस्तों, गवर्नमेंट के बजट में एक्चुअली लिखा क्या होता है। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, यहां देखेंगे आप, गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर बताती है कि सरकार कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है। गवर्नमेंट बात करती है अपने एक्सपेंडिचर के बारे में, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है आने वाले साल के अंदर। और सरकार यह भी बताती है कि सरकार को कहां कहां से पैसा रिसीव होने वाला है, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है दोस्तों। अब ये बहुत बेसिक बात है। सरकार इन दोनों चीजों को अपने बजट में बनाती है, मतलब बताती है, लोगों को समझाती है कि हम यहां पैसा खर्चेंगे और इन इन लोगों से पैसा रिसीव भी करेंगे। अब इसकी एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन पहले जान लेते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये जो भी कंटेंट मैं अब आपको पढ़ाऊंगा ये यूनिट 3 के एंड में दिया हुआ है, लेकिन वो काम पहले आएगा, इसलिए पहले पढ़ाना चाहिए इसको। ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राज्य, यहां पर रेवेन्यू का कोई मीनिंग मत निकालना, रेवेन्यू एक नाम लिखा है, वरना लोग सोचते हैं रेवेन्यू का मतलब रिसिप्ट है। यहां कोई मतलब मत निकालना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार जो पैसा खर्च करती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और सरकार जो पैसा हम लोगों से रिसीव करती है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, समझ रहे हो, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। मतलब सरकार का खर्चा भी 2 तरीके का, रेवेन्यू और कैपिटल। सरकार की रिसिप्ट भी 2 तरीके की, रेवेन्यू और कैपिटल, ये नाम रखे हुए हैं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, इनकी डेफिनेशन के बारे में देखिए। सबसे पहले खर्चे की बात करते हैं। अगर तुम पैसा खर्च कर दोगे तो कुछ बाय कर लोगे ना। अगर आपने कुछ पैसा खर्च किया है तो कुछ परचेज कर लिया। परचेज किया है तो मतलब अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली, कुछ ना कुछ सामान खरीदा है, कुछ एसेट बढ़ा लिया। तो दोस्त, या तो तुम्हारे खर्चे से तुम कुछ बाय करते हो या फिर अपना लोन उतार लेते हो। लोन का मतलब लायबिलिटी, राइट। तो कहते हैं खर्चे के अंदर 2 बातें होती हैं। खर्चे की वजह से इधर तुम कुछ बाय करके अपने एसेट्स क्रिएट कर लेते हो, क्रिएट करने का मतलब इंक्रीज कर रहे हो,
या फिर तुम अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर लेते हो, लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेते हो लोन चुकाकर। देखो ना, जब भी कोई बंदा खर्चा करेगा तो खर्चे करने के दो ही रीजन होते हैं, या तो मुझे एसेट बढ़ाने हैं कुछ खरीद के, या मुझे अपना लोन चुकाना है, लायबिलिटी कम करनी है, तभी तो पैसा गया है मेरी तरफ से। तो पैसे की आउटगोइंग के दो ही रीजन होते हैं, राइट। अगर इन दोनों में से कोई भी रीजन नहीं है तो वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है? ऐसा भी एक्सपेंडिचर होता है? जी हां। अब सरकार के तरीके से सोचना, अगर सरकार ने पैसा खर्च किया, सरकार ने पैसा खर्च किया और सरकार ने कुछ एसेट बना दिया, जैसे कि मान लो सरकार राज्य कंस्ट्रक्शन करवाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करा के सरकार एसेट बढ़ा लेती है, तो ऐसे सभी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। या फिर मान लो सरकार ने वर्ल्ड बैंक से या फिर अमेरिका से लोन लिया था, वो वापस कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो यार सरकार ने अपना कर्जा चुका दिया, लायबिलिटी कम कर दी ना, कर्जा चुका दिया। तो कुछ बना रही है सरकार तो एसेट बढ़ा रही है, कुछ दे रही है सरकार तो कर्जा चुका रही है, ऐसे सभी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन दोस्त, कुछ खर्चे बचे हैं जिनसे ना तो गवर्नमेंट के एसेट क्रिएट होने वाले हैं, ना सरकार की लायबिलिटी रिड्यूस होने वाली है। ऐसा कौन सा है भाई? ऐसा खर्चा है, मान लो सरकार ने किसी को सब्सिडीज दे दी, देती है गवर्नमेंट सब्सिडीज, सब्सिडीज देने से सरकार ने कुछ भी एसेट नहीं बढ़ाया अपने पास, ऐसे दान दे दिया, ना कुछ कर्जा उतारा, सब्सिडीज देने वाला कोई कर्ज नहीं होता, राइट। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप करते रहो, ठीक है। चलो जी, और देखो, सरकार ने मान लो कुछ भी, मतलब एक तरीके से मैं मान लूं मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं, सरकार ने खर्चा तो करा दिया, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स की सर्विस प्रोवाइड करा दी, उससे सरकार के पास कुछ आया नहीं, ना सरकार का कर्ज कम हुआ। तो इस तरीके के कुछ खर्चे, ऐसे क्लासिफिकेशन होती है, सॉर्टेड है, ओके। अब आते हैं, सरकार की जो रिसिप्ट होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। आप सोचो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन आप सोचो, आपको पैसा क्यों मिलता है बताओ? रिसिप्ट का मतलब पैसा मिलना। मुझे पैसा क्यों मिलेगा? तब मिलता है जब मैं कुछ बेचूंगा। तो सरकार के पैसे की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे तो अगर सरकार ने इधर अपना एसेट बेचकर पैसा कमाया या फिर अपने ऊपर कर्ज चढ़ाकर पैसा कमाया, एसेट बेचकर पैसा कमाया या अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ाकर कर्ज चढ़ाकर पैसा कमाया, तो ऐसे पैसे को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि मान लो सरकार ने लोन ले लिया, सरकार कहीं से बोरोइंग कर लेती है, आरबीआई से भी कर लेती है और इंटरनेशनली भी कर लेती है, तो सरकार ने अपने ऊपर लायबिलिटी चढ़ा ली। लेकिन सरकार ने मान लो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। दोस्त, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार जब अपनी कंपनी का हिस्सा मार्केट में बेच देती है। मान लो सरकार ने एलआईसी को 5% मार्केट में बेच दिया, तो ये एलआईसी की डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, तो सरकार को मिलेगा पैसा। तो ऐसे में सरकार ने अपने एसेट्स कम कर लिए। तो ऐसी रिसिप्ट जिससे या तो लायबिलिटी बढ़ जाए या एसेट रिड्यूस हो जाए, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और ऐसा ना हो, मतलब इधर और की जगह में नीदर नॉर लगा दूं, ना तो एसेट कम हो ना लायबिलिटी बढ़े, तो वो सारी रिसिप्ट होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि सरकार को मान लो टैक्स मिलता है, कोई भी टैक्स है, कोई भी टैक्स सरकार को टैक्स मिला है, चाहे इनकम टैक्स है या जीएसटी है, तो सरकार के पास पैसा तो आ गया, लेकिन सरकार का कोई एसेट रिड्यूस नहीं हुआ, सरकार ने कुछ दिया नहीं। और सरकार यह भी नहीं कहती कि टैक्स आने से सरकार के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। तो जिन चीजों से ऐसा होता है वो कैपिटल रिसिप्ट, जिनसे ऐसा नहीं होता वो रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मान लो तुम्हारा चालान काट दिया भाई, फाइन लगा दिया, तो फाइन लगाने से सरकार के एसेट कम हो गए क्या? हां, बढ़ सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। सरकार के ऊपर कर्ज भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये दिए हुए हैं। मैं इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं, डेफिनेशन भी रीड करवाऊंगा दोस्तों।
जो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होती है, कौन सी वाली? कैपिटल रिसिप्ट, यानी ये वाली। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कहते हैं कुछ कैपिटल रिसिप्ट ऐसी होती है जो सरकार के ऊपर उधार चढ़ा देती हैं, उसे बोलते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। कुछ ऐसी होती है जो सरकार के ऊपर उधार नहीं चढ़ाती, उसे बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग, मतलब डेट नहीं क्रिएट करेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताऊं, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, तो भैया इससे सरकार के ऊपर उधार नहीं चढ़ा, चाहे एसेट कम हो गए हो लेकिन उधार नहीं चढ़ा, लेकिन सरकार को पैसा मिल गया है अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचने से, राइट। एक होती है डेट क्रिएटिंग। मान लो सरकार ने बोरोइंग्स ले ली, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ली हो, किसी से, या आरबीआई से ली हो, तो सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ गया, यानी डेट क्रिएटिंग लायबिलिटी हो गई, ऐसा मान के चलो। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है टैक्स की फॉर्म की रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसे बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स होते हैं, राइट। ये टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल्स पर लगते हैं, और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो सामान पर लगते हैं, गुड्स पे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो अब सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जीएसटी है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। इसके एग्जांपल है हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको इतना अंदर तक नहीं देखना। हाँ जी, टैक्स की फॉर्म में एक रेवेन्यू रिसिप्ट आती है और एक होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, लेकिन डेफिनेशन पढ़ाऊंगा वहां पर। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट यानी होगी तो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगी, लेकिन वो टैक्स की फॉर्म में नहीं होगी। जैसे कि तुम्हारा चालान काट दिया, मेरा क्यों काटे, मान लो तुम्हारा काट दिया, कोई फी लगा दिया, लाइसेंस बनवाओ, तो मेरा तो लाइसेंस बना हुआ है ड्राइविंग, तुम लाइसेंस बनवाने जाओगे, सरकार तुमसे फीस ले लेगी, तो टैक्स तो नहीं है ना ये, राइट। सरकार की कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये भी टैक्स नहीं है। सरकार ने कुछ कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से सरकार को डिविडेंड मिलता है, तो ये जो रिसिप्ट्स हैं ये टैक्स की फॉर्म में नहीं है, लेकिन है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के बजट का जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है जी, ओके। अब आप एक बात जानते हो, चलो एक बात क्या जानते हो, पहले इन सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक एक करके। पहले रिसिप्ट की, ये लो जी, रंग कौन सा इस्तेमाल करूं, गुलाबी रंग इस्तेमाल कर लेता हूं। चलो जी, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? वो रिसिप्ट जिससे रिड्यूस हो जाए सरकार का एसेट या इंक्रीज हो जाए कोई लायबिलिटी, या तो सरकार का एसेट कम हो जाए या फिर सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाए, वो सब रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है जी। वो सब रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और ये सब एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि सरकार ने मान लो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इससे सरकार ने अपनी कंपनी का कोई हिस्सा बेच दिया, एसेट कम कर लिया। सरकार ने लोन ले लिया, डेट मतलब लायबिलिटी बढ़ा ली अपने ऊपर, समझ रहे हो। अच्छा, अब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स के अच्छे स्टूडेंट हो आप, तो जो डेटर होता है, डेटर हमारा एसेट होता है। अगर मैं कंपनी हूं, मैंने किसी को लोन दिया है, तो वो मेरा डेटर है, डेटर मेरा एसेट है। लेकिन जब वो मेरा लोन वापस देकर चला गया, मेरे को मेरे लोन की रिकवरी हो गई, तब मैं डेटर को हटा दूंगा अपनी बैलेंस शीट से, राइट। तो यहां पर एक वर्ड लिखा है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब होता है एसेट्स का कम होना, यानी डेटर का कम होना, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, ओके। चलो जी, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, जिससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने, नॉर एनी रिडक्शन इन द एसेट, और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो, बस दैट्स इट, ठीक है। ये दो तरीके का होता है, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। मैंने ढंग से पूरा क्लासिफाई करके बताया था, ठीक है जी। अगले पे आ जाओ। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां रिसिप्ट लिख दिया है,
एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जिससे ना, अब देखो हमने याद कैसे किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे या तो एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए। जिससे ना एसेट बढ़े ना लायबिलिटी कम हो, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी ना तो एसेट बढ़े ना लायबिलिटी कम हो, किसकी? सरकार की भाई, सरकार की, सारी बातें सरकार की हो रही है। ठीक है, इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इट रिलेट टू दोज एक्सपेंसेस फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये बेसिकली आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, ये जो खर्चे हैं इनसे ना तो सरकार का कोई एसेट बढ़ता ना लायबिलिटी कम होती, लेकिन इन खर्चों को करने का मकसद होता है, मकसद होता है कि सरकार कोई एसेट बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो बढ़ाना चाहती है, इसका मकसद होता है, पर्पस हो सकता है कि सरकार कोई अपना एसेट क्रिएट करना चाहे, बस मकसद हो सकता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? देखो जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार पैसा खर्च कर रही है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे यहां पर। सरकार किसी को सब्सिडीज दे रही है, मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, या गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है। इंटरेस्ट भी तो पे करती है सरकार अगर लोन ले रही है, तो इंटरेस्ट पे करने से ना तो सरकार के एसेट्स बढ़ते ना लायबिलिटी कम होती। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही आपके लिए काम का है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिससे कोई क्रिएशन हो जाए एसेट्स की और रिडक्शन हो जाए लायबिलिटी की। यानी या तो एसेट्स क्रिएट हो जाए या लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सरकार मान लो कुछ एक्विजिशन कर रही है, कुछ एक्वायर, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, तो सरकार कुछ खरीद रही है, मतलब अपने एसेट्स बढ़ा रही है। या फिर सरकार शेयर परचेज कर रही है, या सरकार किसी को लोन दे रही है। लोन दे रही है, लोन देने को बोलते हैं एडवांस। एडवांस का मतलब गिव भी होता है। लोन एडवांस करना मतलब लोन प्रोवाइड करना। दे रही है तो उस बंदे को अपना क्या बना रही है? डेटर बना रही है, एसेट बढ़ा रही है अपने। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है। ओके, सरकार लोन किसी को भी दे सकती है, सरकार लोन स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है। ठीक है, या फिर दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी को भी प्रोवाइड कर सकती है, या सरकार किसी पीएसयू, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी को भी दे सकती है, या किसी अदर पार्टी को भी दे सकती है। सरकार जिसको भी लोन दे रही है, नेपाल को भी लोन दे सकती है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। हाँ हाशिर खान, मैं बता दूंगा, इसकी डिटेल दे दूंगा। ओके रिपोर्ट है। जो बाकी इसके नीचे का मैटर लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है। ये नीचे वाला मैटर अभी काम का नहीं है यहां पर। ठीक है जी, बस इतना ध्यान रखो, जितना बता दिया उतना ही। तो सरकार के मैंने ये सब कुछ बता दिया। और देखो भाई साहब, आज मुझे पढ़ाना था एक तो सरकार कहां कहां से पैसा रिसीव करती है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। पहले ये पढ़ लेते हैं, रिसिप्ट। अभी मैंने बेसिक बेसिक बताए हैं, पढ़ाना अब शुरू कर रहा हूं, तो एक बारी देख लेते हैं बच्चों के बेसिक बेसिक में डाउट भी क्या है। सर मॉड्यूल से भी दिखा दीजिए सुमित, इस वाली चैप्टर 7 की यूनिट 1, 2, 3 से सब कुछ मॉड्यूल से ही है। आप चाहो तो मॉड्यूल से मत देखो, जो नोट्स में कराया है वो सब देख लो। ठीक है, दिखा भी दूंगा सुमित जब ये खत्म हो जाएगा। रिकवरी ऑफ लोन सही मीनिंग बता दो सर, इसका रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं हो सकता? सही मीनिंग बताओ सर। श्रेयंश त्रिवेदी पूछ रहे हैं। देखो जी, रिकवरी ऑफ लोन का मतलब मैंने किसी को लोन दिया था, आज वो मुझे वापस कर गया। जब मैंने उसको लोन दिया था तब वो मेरा डेटर था, एसेट था। आज रिकवरी हो गई लोन की तो वो एसेट रिड्यूस हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल अकाउंट्स में समझते हो। ठीक है, और यही है रिकवरी ऑफ लोन का मतलब। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब होता है, देखो भैया मैंने लोन लिया था, जब मैं लोन पे करूंगा, पे वर्ड यूज ही नहीं करते लोन के साथ, रीपेमेंट यूज करते हैं। ठीक है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब लोन वापस कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो जी, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू देखते हैं, सरकार के पास पैसा कहां कहां से आता है, इस बात को जरा डेप्थ में जानते हैं। ये लो जी, देखो ये बताने से पहले एक बार बताऊंगा,
देखिए जी, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ठेका होता है बजट बनाने का, यही बजट बनाते हैं देश का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट का नाम है बजट डिवीजन। ये बजट डिवीजन है, मतलब बजट का डिपार्टमेंट है। एक सरकार का अलग से होता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, समझ रहे हो। एक अलग से होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ध्यान रखना दोस्तों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नजर रखता है कि कहां कहां से पैसा आना है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट नजर रखता है कहां कहां पैसा खर्च करना है, और ये दोनों अपनी डिटेल बजट डिवीजन को देते हैं। ठीक है, ये इतने अच्छे तरीके से मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखी, लेकिन ये नहीं समझोगे तो बात आगे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है उसे बोलते हैं एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखा है, आप जरा सही से देख पाओगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। इसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट होते हैं। इसके अंदर भी, सीधा बोल रहा हूं, जो आपने काम देखना है, ठीक है, इसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या देखता है? यह देखता है कि रेवेन्यू के मैटर क्या क्या है, कहां कहां से पैसा आना है। यह इस बात को इंश्योर करता है कि पैसा रिसीव करने के लिए सरकार क्या क्या चीज एनफोर्स करेगी, मतलब लागू करेगी, किस किस चीज को एडमिनिस्टर करेगी, मतलब किस किस चीज पर निगरानी रखेगी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सारा फोकस करता है कि कहां कहां से माल आएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के दो टुकड़े कर रखे हैं। कहता है मेजरली सरकार के पास टैक्स से पैसा आता है, टैक्स से पैसा आता है, तो दो बोर्ड बना रखे हैं इसके अंडर में ही। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में दो बोर्ड है। ठीक है, एक का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। एक का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी। सीबीडीटी और सीबीआईसी, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर दो है, सीबीडीटी और सीबीआईसी, ये दो बोर्ड है। अब जब तुम, सच बता रहा हूं, जब तुम सीए बन जाओगे, जब तुम सीए बन जाओगे तो तुम्हारा डेली रूटीन वर्क इन दोनों से ही चलेगा। ठीक है, तुम्हारे बहुत सारे काम होंगे भैया टैक्सेशन से रिलेटेड, अगर तुम काम देख रहे हो तो ये डिपार्टमेंट, सीबीडीटी डिपार्टमेंट ऐसा है जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए तुम्हें इसके पास जाना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, हाउस टैक्स। लेकिन अगर बात की जाए जीएसटी की, यानी इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, तो जीएसटी से जुड़े हुए मैटर्स के लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा। मतलब इनसे तुम्हारी दखलंदाजी चलेगी चलेगी। आपको बस नाम ध्यान रखने और आगे बढ़ना है अपने सिलेबस की तरफ। चलो जी आगे बोलता है, देखिए गुलाबी रंग ही रखेंगे हम। हाँ जी, कहता है मैटर्स रिलेटिंग टू लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर लुक्ड आफ्टर बाय द सीबीडीटी। मतलब सिंपल सी बात बोलता है, कहता है डायरेक्ट टैक्स कितना लेवाई करना है, मतलब कितना लगाना है, और कलेक्ट करना है, कौन देखेगा? ये देखेगा, सीबीडीटी। ठीक है, उसको यहां लिख दिया। और जब बोलता है मैटर्स रिलेटिंग टू जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है, या जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो सब के सब देखेगा सीबीआईसी। तो बस जो मैंने बोली थी उस बात को यहां पर रिटर्न में लिख दिया है, और कुछ नहीं है। फिर बोलता है जी सरकार की जो रिसिप्ट है उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ढंग से आपको मैंने बता रखी है अभी थोड़ी देर पहले। सरकार के जो एक्सपेंडिचर है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी ये सरकार के एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड करके नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सिर्फ रिसिप्ट पोर्शन बढ़ा रहा है, अभी सिर्फ रिसिप्ट पोर्शन बढ़ा रहा है। कहता है अगर टैक्स की बात करें तो मेनली सरकार के पास टैक्स यहां से आता है, ब्रॉड सोर्सेस कितने हैं? 7। कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब सरकार के पास टैक्स के रूप में जो पैसा आता है मेनली यहां से आता है, मेनली, और जगह से भी आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट के ऊपर टैक्स, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा उसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर टैक्स ऑन इनकम, मतलब इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स आजकल खत्म हो गया, एबोलिश हो गया, 2016 में एबोलिश हो गया था।
अब नहीं होता वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं इसको। कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, देखो एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है, उसे बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी यूनियन गवर्नमेंट भी लगाते हैं, इसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी बोल सकते हैं। और ये क्या होता है? टैक्स ऑन प्रोडक्शन, आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन की क्वांटिटी के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है वो एक्साइज ड्यूटी होता है। फिर ये नया जीएसटी आ रखा है, आप इसको पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे? इंटर में पढ़ोगे। और टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज भी सरकार लगा देती है, यूटी मतलब दिल्ली जैसी जगहों पर भी टैक्स लगाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, खैर ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कौन कौन से हैं, लेकिन दिया हुआ इसलिए एक बारी ओवरव्यू आपका लेना पड़ता है। लेकिन आप एक बात देखो, ठीक है, बात ये देखो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मैं बात कर रहा हूं मोदी जी की गवर्नमेंट के पास देश में से 100 रुपए का टैक्स आता है, ये मान के चलो, ठीक है, सब पूरे देश में से 100 रुपए का टैक्स आ गया, सबने टैक्स, जो भी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। सरकार इस पैसे का क्या करेगी? भाई साहब, जो भी सरकार पैसा इकट्ठा करती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है, इसका कुछ हिस्सा ये स्टेट को दे देती है। मान लो 100 में से 40 स्टेट को दे दिया, और कुछ हिस्सा ये इमरजेंसी के लिए बचा के रखती है कंटिंजेंसी फंड में। सरकार के 3 फंड होते हैं ना, एक कंसोलिडेटेड, दूसरा कंटिंजेंसी, तीसरा पब्लिक अकाउंट। तो इमरजेंसी के लिए उसमें डाल देती है, जो बचा होता है फिर सरकार इसको यूज करती है। इसको बोलते हैं नेट टैक्स रिसिप्ट, ये सरकार की नेट टैक्स रिसिप्ट होती है। तो एवं ही बीच में पंगा लेने के लिए उसने बोल दिया नेट टैक्स रिसिप्ट वो होती है टोटल टैक्स रिसिप्ट में से स्टेट की, और ये कंसोलिडेट कंटिंजेंसी फंड की रिसिप्ट हटा के जो भी पैसा बचेगा वो सब। देखते हैं भैया क्या लिखा है, इसने बात लिखी थी इसलिए हमने इसको ऐसे बताई है। ये लिख रहे हैं, रंग कौन सा चूज करें, ये वाला लो। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का नेट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द टोटल टैक्स रेवेन्यू आफ्टर पेइंग स्टेट का शेयर। टोटल टैक्स में से स्टेट का शेयर पे कर दो, और नेशनल क्लाइमेटिक कंटिंजेंसी ड्यूटी, यानी सरकार क्या करती है, सरकार का एक कंटिंजेंसी फंड होता है, उसके अंदर सरकार कहती है देश के अंदर कुछ क्लाइमेटी आती है तो उसके लिए कुछ हम टैक्स का हिस्सा वहां डालते रहते हैं, ठीक है। ये तो टैक्स की बात हो गई, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में मेन क्या आता है? एक तो सरकार को इंटरेस्ट मिलता है, अगर सरकार ने किसी को लोन दे दिया, सरकार को डिविडेंड भी मिलेगा, सरकार को प्रॉफिट भी मिलता है, सरकार को दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट भी मिलती है, जैसे कि फीस, फाइन, चलान वलान काट देती है सरकार तुम्हारे, हमारे, किसी के भी मान लो। और यूनियन टेरिटरी से भी अलग अलग तरीके का पैसा मिलता रहता है, डिटेल में नहीं बताया हुआ, डिटेल बताते बताते अभी लग जाते, ठीक है जी। तो जो सरकार का ये नेशनल क्लैमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, बस पूछ ले तो। इतनी सारी थ्योरी देने के बाद ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछता है, बताओ जी ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। आ जाओ जी, अब सरकार की कैपिटल रिसिप्ट मैंने बताई थी, कहां गई? कैपिटल रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। बस इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, क्या डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है जरा देख लेते हैं। डिटेल कहां गई भाई? ये रही। कहता है गवर्नमेंट की रिसिप्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक होती है नॉन डेट वाली, एक होती है डेट क्रिएट करने वाली। अब नॉन डेट वाली कौन सी होती है? मतलब सरकार को पैसा मिलेगा लेकिन सरकार के ऊपर कर्जा नहीं चढ़ेगा, तो नॉन डेट हो गया। तो सरकार को कोई उसका लोन वापस करके गया, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गया। सरकार को बहुत सारी अलग अलग मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट्स मिलती रहती है, जैसे कि सरकार ने कुछ बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया अपनी कंपनी को, मिल गया। एग्जांपल देता आ रहा हूं। डेट मतलब सरकार लोन ले रही है, लोन कहां से ले सकती है सरकार? मार्केट से भी लोन उठा सकती है, सरकार ट्रेजरी बिल इश्यू करके लोन उठा सकती है, इसको बाद में पढ़ाएंगे, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, डिटेल विटेल सब बाद में, ठीक है। सरकार कुछ सिक्योरिटीज इश्यू करके भी लोन उठा सकती है, ये सब बताऊंगा 8वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर में आएंगे सब, ठीक है। सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास जो प्रोविडेंट फंड पड़ा होता है उसको लोन पे यूज कर सकती है, सरकार फॉरेन कंट्री से लोन ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, उसको एक्सटर्नल डेट बोलते हैं, और दूसरी रिसिप्ट्स होती है सरकार की, ये सब डेट की होती है। बस ये कुछ नाम दिए हुए हैं परेशान करने के लिए, बस एक बार एक झटके के अंदर रीड करके निकालने इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। सो दोस्तों मैंने क्या बोला
कि आज की क्लास के अंदर हम 3 पोर्शन कवर अप करेंगे, आप देखते जाओ। अब सरकार कहां कहां से पैसा कमाती है ये सिस्टम हमने पढ़ लिया। बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के तौर पे पैसा कमाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के 2 टुकड़े होते हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। बस इतना ही मेन आपको ध्यान रखना है। अब दिया हुआ है टॉपिक पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। सरकार अपने खर्चे को मैनेज कैसे करती है। तो पहले पता होना चाहिए आपको कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर 2 पार्ट में होता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे ही रिलेटेड बात करेंगे तो हमारा अब नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ एमसीक्यूज करा दूं यार, ठीक है, उससे पहले कुछ एमसीक्यूज करा दूं ताकि थकेले ना हो जाओ तुम। थकने नहीं देंगे, चलो जी। मैं सीधा सीधा यहां से कराता हूं। कह रही है इसके अंदर देख रहे हो आप, लाल रंग का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बोलता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है। सरकार की कैपिटल रिसिप्ट भी होनी चाहिए, उससे सरकार के ऊपर कर्जा भी ना चढ़े, मतलब एसेट कम हुआ है। अगर मैं देखूं कि एसेट कम हुआ है तो एसेट कम हुआ है ऐसा देखना है, तो डू नॉट एड टू द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। कहता है ऐसी रिसिप्ट जिससे सरकार का कोई एसेट ऐड नहीं हुआ, मतलब इंक्रीज नहीं हुआ। नहीं नहीं भाई, हम यहां पर डू नॉट ऐड मतलब नीदर वाली बातें नहीं करते, यहां ईदर और की बात करते हैं। या तो हमारा एसेट बढ़ना चाहिए या लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, ऐसी बात करते हैं। दिस इज रॉन्ग। आगे लिखा है कैपिटल रिसिप्ट में नॉन डेट वो होती हैं दैट डू नॉट क्रिएट एनी फ्यूचर रीपेमेंट, दैट डू नॉट क्रिएट एनी फ्यूचर रीपेमेंट बर्डन फॉर द गवर्नमेंट। कहता है ऐसी रिसिप्ट जिससे सरकार के ऊपर वापस देने का बर्डन ना बढ़े। हां भाई, वापस देने का बर्डन ना बढ़े मतलब सरकार की लायबिलिटी ना बढ़े। इसको ठीक कर देते हैं। क्या बोलते हो? एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, ओके। बी वाले पे चलेंगे। ज्यादातर बच्चे यहां सही है, नरूतो, समर्थ, अक्षत और आयुष। फिर से एक बार देख लेते हैं यार, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। दोबारा अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो मैं यहां से समझाता हूं। देखो जी, कैपिटल रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, एक डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग वो होती है जिससे सरकार के एसेट्स कम हो, बस समझ रहे हो, एसेट्स कम हो, सरकार के ऊपर लाइबिलिटी ना चढ़े। क्या ना चढ़े? लाइबिलिटी ना चढ़े। तो मैंने वहां पर वही बोला है, ऐसी चीज जिससे सरकार के ऊपर लाइबिलिटी ना चढ़े, ना चढ़े, कर्जा ना चढ़े। तो उस पॉइंट को हमने ध्यान रखा था कि यहां पर दैट डू नॉट क्रिएट एनी रीपेमेंट बर्डन। रीपेमेंट बर्डन को ही बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है जी, चलो जी, ठीक है जी, क्योंकि नॉन डेट साफ बोला है। आगे जाओ जी, ये लो जी, अगला क्वेश्चन बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। 4 एग्जांपल दिए हुए हैं। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? सरकार ने लाइसेंस फीस रिसिप्ट करी है, तो ये सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, विदाउट टैक्स सरकार ने ले लिया। सेल प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है रेवेन्यू। सेल से जो पैसा मिला है फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार ने अपनी कंपनी बेच दी, कंपनी बेच दी तो अपना एसेट कम कर लिया, तो बस ऐसी रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बी वाले के साथ जाऊंगा।
अल्पोन, अक्षत और अमन वर्मा। ठीक है, देखो जी, कहता है ग्रांट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो जी, सरकार करती क्या है, अभी आपको दो बातें बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट वो ग्रांट और लोन दोनों दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटर बन जाएगी, यानी एसेट बन जाएगी। तो ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ग्रांट दिया, मतलब कुछ पैसों की हेल्प करी है, अब वापस भी नहीं मांगेगी, तो ऐसे सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो यहां लोन नहीं लिखा, इधर लिखा है ग्रांट। तो देखते हैं ग्रांट की कहानी कहां आ रही है। तो ग्रांट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट मींट टू मीट द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। हां, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, राइट। तो रीजन की बात कर रहे हैं कि जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बोलेंगे, लेकिन इसलिए बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी करंट नीड को मीट करने के लिए कर रहा है, या फिर रीजन कुछ और है। इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए बोलेंगे बिकॉज इट डज नॉट या इट डज नीदर क्रिएट एनी एसेट। नीदर नॉर वाली कहानी आ जाएगी, ना तो इससे सरकार के कोई एसेट क्रिएट हो रहे, नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, ना ही इससे सरकार की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही। भाई नीदर नोर वाली डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, यही मैंने कराई थी आपको, और दूसरे रीजन से कोई वास्ता नहीं है। ये डेफिनेशन करा चुका हूं इसलिए मैंने टिक कर दिया, आप एक बार इसको रिव्यू भी ले सकते हो। सबसे जल्दी आंसर देने की दौड़ में नरूतो, नवरीत और अल्पोन है, बिल्कुल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जी, कुछ हो गए तो चलो जी आगे 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 चलते हैं। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, नहीं है। पब्लिक एक्सपेंडिचर तो अब पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। यहां पर दिया हुआ है सरकार अपना खर्चा कैसे मैनेज करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये वाला डिपार्टमेंट रेवेन्यू को मैनेज करता है, और जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है वो सरकार के खर्चे को मैनेज करता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या कहानी है, क्या क्या स्टोरी बताई हुई है मॉड्यूल के अंदर, वो पूरी की पूरी स्टोरी देख लेंगे। अब देखो यहां पर ये शुरुआत में बोल रहा है, कहता है क्योंकि देश के पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। हर देश पे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, तो एक देश को बहुत सोच समझकर एक साउंड डिसीजन लेना पड़ता है, अपना खर्चा मैनेज करना पड़ता है। दे दनादन पैसा नहीं खर्च करते, खर्चने को मैनेज करते हैं, खर्चे को मैनेज करते हैं, ठीक है, खर्चे को मैनेज करते हैं। तो लिखा है इन द व्यू ऑफ लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड नेचर के होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं, तो एक प्रूडेंट यानी साउंड यानी बढ़िया एक हमें अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करना पड़ता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की मैनेजमेंट इसलिए एसेंशियल है, क्यों? क्योंकि खर्चे से हम ये एंश्योर कर सकते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जब अपने खर्चे को मैनेज करेगी तो सरकार यह एंश्योर कर पाएगी कि लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, फ्लक्चुएशन तो नहीं है। दो चीजें देखती है सरकार यहां पर, एक तो कंसिस्टेंसी का लेवल देखती है, और देखती है कि जो पब्लिक का जो खर्चा है यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। लेट मी रिपीट वंस अगेन, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट का आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो यहां पर यह बताना है कि देश के पास रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए हमको पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करना पड़ता है, और यह चेक करना पड़ता है कि जो सरकार के खर्चे हैं वो कंसिस्टेंट होने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि वो कंसिस्टेंट होने के साथ साथ सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक
फ्रेमवर्क को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसी पॉलिसीज जिससे देश चलता रहे, रुके ना, सस्टेन रहे, मेंटेन रहे, राइट। ओके, तो यहां पर बोलता है मेन बात, हां, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग वेरियस यूजेस एंड देयरफॉर ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू चैनलाइज द रिसोर्सेस टू सोशली डिजायरेबल आउटकम या एरियाज। कहता है जो सरकार का खर्चा होता है ये देश में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को अफेक्ट करता है, यानी रिसोर्सेस कहां कहां यूज होंगे इस बात को अफेक्ट करता है। मान लो सरकार खर्चा कर रही है गरीबों के ऊपर, तो मतलब गरीबों के पास रिसोर्स जा रहे हैं, तो देश का जो खर्चा है वो अफेक्ट करता है कि रिसोर्सेस कहां यूज होंगे, और एक बढ़िया लेवल की केयर करता है, ध्यान रखता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो सोशली डिजायरेबल एरिया में ही खर्च हो, यानी जो सोसाइटी के लिए बढ़िया है। सोशली डिजायरेबल क्या होता है, मेरिट गुड्स पर ही खर्च हो, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टोरी दी हुई है, एग्जाम से रिलेटेड अभी तक कंटेंट नहीं आया। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दी। अब कहता है इट इज द प्रोसेस दैट अलाउ गवर्नमेंट टू बी फिस्कली रेस्पॉन्सिबल। कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो सरकार को रेस्पॉन्सिबल होने को मजबूर करता है। हाँ, खर्चा कर रही है सरकार इसलिए ही तो रेस्पॉन्सिबल है, ये साबित होता है इस बात से, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट should be designed and implemented to provide given level of output or to achieve specific objective at minimum cost। कहता है जो सरकार के खर्चे होते हैं, जो सरकार ने प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाए हैं, सरकार अपने खर्चे जिस प्रोग्राम या जिस प्रोजेक्ट पे खर्च कर रही है, बस उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, अपने गिवन आउटपुट के टारगेट को अचीव कर सके कम से कम खर्चे में, मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम ऐसा कर सके। दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव। तो सरकार कहती है अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव रहा, देखो जी अब समझ आएगी बात, जो काम की है अब काम की बात है। कहता है अगर सरकार ने बेफालतू के खर्चे करने स्टार्ट कर दिए तो क्या होगा। फिस्कली रेस्पॉन्सिबल का मतलब पृथ्वी कि गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि हां भाई वो सरकार है, सरकारी तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना, पब्लिकली रेस्पॉन्सिबल मान लो आप, ठीक है। अगर तुमने पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट नहीं किया तो मतलब तुमने देश का पैसा गलत तरीके से खर्च किया है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे जो इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाते हैं, मतलब कि कुछ एडिशनल साइड इफेक्ट कहलाएंगे अनप्रोडक्टिव खर्चे के। क्या क्या, एक तो सरकार को बहुत ज्यादा डेफिसिट हो सकता है, मतलब सरकार को खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, देश में हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा। जब सरकार बेफालतू में खर्च कर रही है, कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो हम पे ही टैक्स लगा लगा के सरकार वसूलेगी, टैक्स रेट बढ़ाने लग जाएगी, हमारे देश का जीडीपी कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गिर जाएगी, और बहुत कम रिसोर्सेस बचेंगे अब यूज करने के लिए, क्योंकि वो तो खर्च करे जा रही है ना रिसोर्सेस को। और दोस्तों जब सरकार खर्चा करेगी तो कभी कभी उधार लेकर भी खर्च कर सकती है, और जनरली सरकार उधार भी लेती है, तो सरकार के ऊपर डेट का बर्डन भविष्य में बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर के, ये मॉड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। हां हर शिकारा हो सकते हो, ठीक है। अब आपको जो ध्यान रखना है मेन चीज, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। यह डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को ओवरसी करता है। ओवरसी मतलब इसकी तरफ सारी चीजें मैनेज करता है, इसको लुक आफ्टर करता है, इसका ख्याल रखता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर एक बात लिखी है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यही एक मेन नोडल डिपार्टमेंट है, मतलब मेन डिपार्टमेंट है जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के हर एक मैटर को कनेक्ट करेगा, और जो भी पैसा होगा, सरकार का पैसा होगा, ये कैसे खर्चना है इसको देखेगा। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये रेस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों के लिए जो यहां पर दी हुई हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, लो जी, जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है ये रेस्पॉन्सिबल है कि जो भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी, फाइनेंस कमीशन याद आया,
यूनिट 1 में दिया हुआ था देश के आर्टिकल 280 के हिसाब से, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आर्टिकल 280 के हिसाब से फाइनेंस कमीशन हमारे देश की सरकार को रिकमेंड करेगी कि तू पैसा ऐसे खर्च कर। तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, और एक और होती है सेंट्रल पे कमीशन, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ाया नहीं है तुम्हें, लेकिन 2 कमीशन है। इसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से यह डिपार्टमेंट पैसा खर्च करेगा। और मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, कहता है यह लगातार डिपार्टमेंट में ऑडिट करता रहेगा, बार बार मॉनिटरिंग करेगा, बार बार ऑब्जर्व करेगा कि चीजें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। हां, इसके अंदर ही एक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, CAG, ये एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर ही, जो कहीं पर भी घपले हो रहे हो हर एक डिपार्टमेंट की जाके ऑडिटिंग करता है, मतलब चेकिंग करता है। तो ये चेकिंग भी करेगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा। या फिर प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को भी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। और इट एडिशनली ऑल्सो असिस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ पब्लिक सर्विस। कहता है जो सेवाएं सरकार दे रही है पब्लिक को उसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस की कॉस्ट कंट्रोल करने का काम एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट करता है। पब्लिक सर्विस का प्राइस क्या होना चाहिए, जैसे कि बस का किराया, रेल का किराया, ये पब्लिक सर्विसेज हैं, तो इसका क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट थोड़ी बहुत दखलंदाजी यहां पर करता है। सारे सिस्टम को, सारे प्रोसेसर को ये बार बार रिव्यू करता रहता है ताकि बेस्ट आउटपुट कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके, आउटपुट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कर सके। बस ये थ्योरी है, कहानी की तरह सुननी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक बीच में आपको बात बताता हूं, कहता है कि जब भी सरकार बजट बनाती है तो बहुत सारी स्कीमें निकालती है कि भैया लाडली योजना निकाल दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकाल दिया, LPG सिलेंडर की कोई योजना निकाल दी कि इस स्कीम के तहत हम पैसा खर्च करेंगे। लेकिन सरकार ने बोल दिया खर्च करेंगे, ये खर्चे का अप्रूवल कौन देता है? तो देखो, जब देश का बजट बन रहा होता है ना, तो बजट बनाते बनाते पब्लिक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, उसका हेड होता है, मतलब उसका सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी, उसका सेक्रेटरी मीटिंग करता है कि भैया इस स्कीम में इतना पैसा खर्च होना है या नहीं होना है, ओवरसी करता है। एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग, देखो लेट मी रिपीट वंस अगेन ताकि ध्यान आएगा। अब देखो जी, मान लो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी, ये अलग अलग स्कीम बनाना चाहते हैं जनता के लिए। सब कह रहे हैं मुझे 100 करोड़ दे दो, तो ये सबसे पहले मिलेंगे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से। ये सेक्रेटरी एक मीटिंग बुलाएगा इन सब की, इसका चेयरमैन यानी हेड कौन होगा? ये सेक्रेटरी। ये इन सबसे मिलकर पूछेगा भाई तेरे को कौन कौन सी स्कीम में कितना कितना पैसा लगाना है, सही है या गलत है? तो सेक्रेटरी देखेगा, वेरीफाई करेगा, फिर एक फाइनल मीटिंग करेगा। सेक्रेटरी सबकी फाइनल मीटिंग करेगा फाइनेंस मिनिस्टर से। ये एक प्रोसेस है, बीच में पंगे लेने के लिए डाल दिया। अबे मॉड्यूल में कुछ भी बिना हाथ पैर के बीच में कुछ भी डाल रखा है, इसलिए बच्चा थोड़ा सा कनेक्ट होता है थ्योरी से, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर कनेक्ट होता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है। बिना हाथ पैर की बात कर रखी है, एक सीक्वेंस में बनाया ही नहीं वो मॉड्यूल। सोच रहे हो मतलब कितना बकवास कंटेंट है। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहले वाला कहां गया? अरे जो पहले पढ़ रहे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, वो कहां गया? कुछ भी डाल दिया बीच में, लेकिन मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लो जी, कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम along with receipt of the department are discussed during the प्री बजट मीटिंग। बजट बनाने से पहले एक प्री बजट मीटिंग होगी, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट को अपनी अपनी स्कीमों के लिए, प्रोग्राम के लिए जो भी फंड चाहिए होगा वो किसको बताएंगे? वो बताएंगे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को। ये एक मीटिंग अरेंज करेगा, उसका चेयरमैन भी होगा, मतलब चेयर्ड बाय सेक्रेटरी, मतलब ये हेड बनेगा। जब ये मीटिंग होगा भैया, फिर ये सभी से मिलकर कुछ ना कुछ प्रोविजनली फाइनलाइज करेगा, मतलब टेंपरेरी फाइनलाइज कर लेगा, चल हाँ भाई तेरे को इतना पैसा दे देंगे इन सभी डिपार्टमेंट्स को, और
फिर एक फाइनल अप्रूवल लेगा किसका? फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनल अप्रूवल किसका लेगा? फाइनेंस मिनिस्टर का। फिर सबको बताएगा भैया ऐसे 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 खर्चा करना है। फिर देश की सरकार एक डॉक्यूमेंट बनाएगी, एक एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसके अंदर लिखा होगा कि हम कहां कहां खर्चा करेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश कहां कहां खर्चा करेगा उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, और पहले के जमाने में इसको बोलते थे एक्सपेंडिचर बजट। पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते, अब बोलते हैं सिर्फ एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। इस एक्सपेंडिचर प्रोफाइल के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं, और लिखा होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सर्टेन अदर आइटम्स अक्रॉस डिमांड्स। एक्सपेंडिचर और दूसरे आइटम्स लिखे होते हैं जिस जिस चीज की डिमांड की गई है, बस ये लिखा होता है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में। भाई ये डिमांड हुआ था, बंदे ने मांगे थे 500 रुपए, हमने दे दिए 400 रुपए, ऐसे करके होता है। ये नोट्स ही है श्रद्धा, प्रेरणा, यही नोट्स है। चलो जी, तो जब बात की जाए एक्सपेंडिचर प्रोफाइल या फिर एक्सपेंडिचर बजट की, तो इसके पीछे पड़ जाओ। अब ये बोल दिया, कहता है कलर कौन सा रखें, पहले नीला रख लेते हैं। कहता है जो एक्सपेंडिचर बजट की अगर बात करो तो सरकार का मोटा मोटा खर्चा 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये ध्यान रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सरकार के एक्सपेंडिचर प्रोफाइल की बात करो तो सरकार का मोटा मोटा खर्चा 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट है? सेंटर के एक्सपेंडिचर देखोगे, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट खुद खर्चा करेगी, इसको बोलते हैं सेंटर का एक्सपेंडिचर। इसमें 3 पोर्शन है, 1 2 3। फिर दूसरी कैटेगरी है, इसमें मोदी जी की सरकार खर्चा करेगी, लेकिन किस पर? ये दूसरों पर। कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होगी, उसमें सरकार स्पॉन्सर कर देगी, चलो जी हमने भी थोड़ा पैसा लगा दिया, ठीक है, तो ये खुद से करेगी, यहां पर दूसरों की स्कीम को स्पॉन्सर करेगी। चलो जी क्या क्या करेगी? कुछ भी स्टैब्लिश करना हो, क्या स्टैब्लिश करना हो? सरकार को कोई अपना डिपार्टमेंट बनाना हो, नया डिपार्टमेंट बनाना हो, तो उसके डिपार्टमेंट बनाने के ऊपर कुछ खर्चा आएगा, सरकार खुद करेगी। सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम, खुद अपनी कोई स्कीम लेकर आ सकती है जो सरकार देश के अंदर लॉन्च करना चाहती है, ठीक है। अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग दोज ऑटोनोमस बॉडीज ऑन सीपीएससीज, ये एस छोटा है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब पीएसयू ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है, इसके ऊपर खर्चा करना हो या कुछ ऑटोनोमस बॉडीज के ऊपर खर्चा करना हो, जैसे कि तुम्हारी आईसीएआई भी ऑटोनोमस बॉडी है, बीसीसीआई क्रिकेट वाली भी ऑटोनोमस बॉडी है, तो इनसे रिलेटेड खर्चा सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यहां पर स्टेट का कोई रोल नहीं है। फिर स्टेट अगर कुछ करना चाहे तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर सकती है, जैसे कि कोई सब्सिडी का ट्रांसफर देना हो या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर पैसा लगाना हो। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है स्कीम हमारी है लेकिन सेंटर उसको स्पॉन्सर कर दे। ये स्कीम सेंटर ने बनाई थी, सेंटर खुद उसको लॉन्च कर रहा है, इसे बोलते हैं नरेगा टाइप स्कीम। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम होती है, जैसे कि बोल दिया हाँ भाई यूपी की गवर्नमेंट ने कि हम बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे, तो लैपटॉप बांटने की स्कीम तो निकाल दी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रहे हैं लैपटॉप के आधे पैसे तू दे, तो ये वो आधे पैसे हैं, ठीक है। या जो भी फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया होगा, ठीक है, ये कोई अलग कैटेगरी नहीं है, 1 2 3 हो गए, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, ट्रांसफर्स एंड अदर ट्रांसफर टू स्टेट्स, सब इसके अंदर आएंगे। 6 कैटेगरी बना रखी है, मोटा मोटा खर्चा यही होता है, बस उनका किसी का नाम भी नहीं बताया यहां पर, ठीक है। चलो जी, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट हो गया। मैं बता रहा था आपको कि आज की क्लास के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, इतना पढ़ पढ़ के थक ना जाओ तुम। सरकार के पास पैसा कहां से आता है, शॉर्ट में हमने देख लिया, एक्सपेंडिचर की मैनेजमेंट देख ली, अब पब्लिक डेट मैनेजमेंट देखेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, ब्रेक ले लो, मुझे पता है इसकी जरूरत पड़ती है यहां पर, ठीक है। मुन्ना मुन्नी ब्रेक आ गया दोस्त, हाँ जी हाँ, जिसका तुम्हें इंतजार था वही वाला ब्रेक आ गया, जिसका तुम्हें था इंतजार, मुन्ना मुन्नी ब्रेक। कितनी देर का? चलो जी दे दिया 3 मिनट का, 3 मिनट का ले लो, टाइम स्टार्ट हो गया अब। चलो
3 मिनट का मुन्ना मुन्नी ब्रेक ले लो। फ्लो क्यों? फ्लो नहीं टूटेगा क्योंकि एक अगला नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर। जल्दी भाग के आओ। चलो 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 चलो, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा जुल्म है ये चैप्टर सीए फाउंडेशन वाले बच्चों पे सबसे बड़ा जुल्म है। ठीक है, सबसे बड़ा जुल्म है भाई। चलो जी, तीसरे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट एक फिस्कल पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फिस्कल पॉलिसी की डिटेल तो अगली यूनिट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं। देखो जी, जो पैसा सरकार उधार लेती है उसे बोलते हैं पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट को मैनेज करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एक है आरबीआई और एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देश के अंदर से जो उधार लिया है सरकार ने उसको मैनेज करेगा आरबीआई। ठीक है, देश के बाहर से, वर्ल्ड बैंक से या दूसरी कंट्री से जो उधार लिया है उसको मैनेज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये टॉपिक बीच में आने वाला है,
सबसे पहले पब्लिक डेट का मतलब जानेंगे, फिर पब्लिक डेट मैनेज कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, राइट। तो लो जी, पब्लिक डेट के बारे में सबसे पहले बोला हुआ है, पब्लिक डेट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कहानी है, सब कुछ बता रखा है। तो लाल रंग से स्टार्ट कर दूं या रंग बदले, हरे रंग करते हैं, राइट। हाँ, कहता है इन इमर्जिंग मार्केट, मतलब जो मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर, तो यहां पर गवर्नमेंट भी एक लार्जेस्ट बोरोवर है। गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा उधार लेती है। गवर्नमेंट जो डेट लेती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेस से लेती है। इंटरनल मतलब देश के अंदर अंदर और एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर बाहर। तो जो भी पैसा इंटरनली या एक्सटर्नली सरकार उधार लेती है उस सारे पैसे को पब्लिक डेट बोलते हैं। और ये पब्लिक डेट का पैसा सरकार को अपने कंसोलिडेटेड फंड के अंदर दिखाना होता है, ठीक है, ओके। चलो जी, गवर्नमेंट यहां लिखा हुआ है भैया कि गवर्नमेंट जो पैसा उधार लेती है वो हमारे देश की डोमेस्टिक मार्केट से लेती है मेनली। तो गवर्नमेंट रेज फंड्स, गवर्नमेंट पैसा उठाती है प्राइमरली फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। कैसे उठाएगी भाई, ये पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर, लेकिन सुन लो, तरीका तो पता होना चाहिए। सरकार क्या करती है, सरकार बॉन्ड इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है और जो लोग हैं इस बॉन्ड को बाय करते हैं। मान लो 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया किसी ने, तो बाय कर लिया ना बॉन्ड, 100 रुपए किसको दे दिए, सरकार को दे दिए। तो सरकार ऐसे करके लोगों से पैसा उधार लेती रहती है। सरकार बॉन्ड इश्यू कर करके, अब बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसमें एक ट्रेजरी बिल भी बॉन्ड है। सरकार आरबीआई को बोलती है, आरबीआई लोगों को बोल दे कि सरकार बॉन्ड दे रही है। अब ढंग से सुनना जरा, चलो देखो, मैं अगर तुम्हें पढ़ा रहा होता विदाउट मॉड्यूल तो कैसे पढ़ाता, सच्ची में कंटेंट यही है, इसको हटाओ, देखो जी, यहां देखो, कंटेंट तो ये है लेकिन फिर थ्योरी लिखी है उसमें फालतू में। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी, गवर्नमेंट पब्लिक को एक पेपर पर लिख कर देती है, पेपर पर लिख कर देगी, गवर्नमेंट पब्लिक को एक पेपर पर लिख कर देगी कि तुझसे उधार ले रही हूं। इस पेपर को बोलते हैं बॉन्ड। अब पब्लिक ये बॉन्ड ले लेगी और सरकार को पैसा दे देगी। तो बॉन्ड खरीदी पब्लिक ने, सरकार को पैसा दिया, सरकार बदले में इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो कहते हैं ना, तेरे पास गवर्नमेंट बॉन्ड है क्या, तेरे पास गवर्नमेंट बॉन्ड है क्या, ये होता है। और गवर्नमेंट जो उधार लेती है बॉन्ड इश्यू करके जो होता है, ये नॉट वन टाइम, ये एक बार का उधार नहीं होता। अबे सरकार ये बार बार उधार लेती रहती है। देखो होता क्या है, मान लो सरकार ने पब्लिक से बॉन्ड इश्यू करके 100 रुपया उधार लिया। अब क्या करेगी सरकार, इस पैसे को वापस दे देगी, घंटा सरकार क्या करती है, ये पैसा पब्लिक को वापस करना है तो इसके लिए सरकार दोबारा से बॉन्ड इश्यू कर देगी। बॉन्ड इश्यू करके सरकार ने 120 रुपए ले लिए पब्लिक से, 100 रुपए वापस उतार दिए, तो 20 रुपए सरकार के पास अभी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। सरकार इस लोन को चुकाने के लिए बार बार, लोन को चुकाने को बोलते हैं डेब्ट सर्विसिंग, मतलब डेट को कैसे सर्विस करना है, चुकाना है। तो लोन की सर्विस करने के लिए बार बार सरकार उधार लेती है। तो कॉन्सेप्ट यहां बनता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये बार बार चलता रहता है। ये है कंटेंट। अब इसको देखो कैसे लिखा मॉड्यूल में। चलो जी, पहले तो ये लिखा था कि सरकार क्या कहते हैं, डोमेस्टिक मार्केट से उधार लेती रहती है यूजिंग मार्केट बेस्ड एंड फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट। कहती है सरकार को एक घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट के डेफिसिट बहुत सारे तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, बाद में पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा। इसको कवर करने के लिए, यहां पर फाइनेंस का मतलब पैसा नहीं है, यहां पर है कवर। कहता है सरकार अपने घाटे को कवर करने के लिए मार्केट से पैसा उठाती रहती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती रहती है, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड इश्यू करती रहती है, इस पर लोगों को फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहां दिया है
अगर तुम जानो कि पब्लिक डेट क्या होता है, तो पब्लिक डेट का मतलब होता है सरकार ने लिया पैसा उधार। कैसे, कहां से? भैया जो लोग पैसा सेव करते हैं, जो लोग पैसा सेव करते हैं, अब देखो देखो जी, गवर्नमेंट डेट यानी लोन कहां से लेगी? या तो मार्केट में बॉन्ड इश्यू कर देगी, या फिर जो पैसा हमने डिपॉजिट रखा हुआ है सरकार के डिपार्टमेंट के पास, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में जो पैसा रखा हुआ है, या कुछ सेविंग्स रखी हुई है पोस्ट ऑफिस वगैरह में, सरकार इसको खुद उधार मान लेती है। कहती है ये उधार ही हो गया, सरकार इसको यूज करने लग जाती है। तो ये जो पैसा है, इन पैसों को बोलते हैं गवर्नमेंट डेट या फिर पब्लिक डेट। तो यहां यही लिखा हुआ था। पब्लिक डेट का मतलब सिंपल शब्दों में बोलता है, सिंपल शब्दों में, लेकिन इससे खतरनाक शब्द नहीं मिल सकते तुम्हें। कहता है मींस डेट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक डेट का मतलब सरकार के द्वारा लिया गया लोन इन मोबिलाइजिंग सेविंग ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। कहता है सरकार ने जो लोगों की सेविंग है उसको इस्तेमाल कर लिया, मोबिलाइज कर दिया, किसमें? लोन मानकर, इन द फॉर्म ऑफ लोन मान लिया, और सरकार कह रही है कि हां हम इसको रीपे कर देंगे भविष्य में किसी डेट पर विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो पब्लिक डेट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज। ये एक टाइम एक्सरसाइज नहीं है कि उधार ले लिया, बोरो कर लिया और रीपेमेंट कर देंगे। सरकार ऐसा पता ही लगने देती, किसी को पता ही नहीं लगने देती। तुम्हारा पैसा इस्तेमाल भी कर रही है और एक डेट भी खुद ही डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में इस डेट में वापस कर देगी। कैसे? दोबारा कहीं से बॉन्ड इश्यू करके पैसा लाएगी, डालेगी, ऐसे ज्यादा। ठीक है ना? डेट सर्विसिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज, मतलब उधार चुकाने की भी जो एक्सरसाइज है वो कॉन्टिन्यूअस है, इट इज नॉट अ वन टाइम। क्योंकि सरकार कहती है कि एक पोर्शन ऑफ डेट फॉल्स ड्यू ईच मंथ, हर महीने सरकार को कुछ ना कुछ अपने डेट का पोर्शन चुकाना होता है। तो गवर्नमेंट डज नॉट यूजुअली कट एक्सपेंडिचर, सरकार अपना खर्चा कम नहीं करती, और रेज टैक्स टू प्रोवाइड फंड टू रिटायर और रीपे द मैच्योरिंग बॉन्ड्स। सरकार कहती है जनरली सरकार अपने डेट को चुकाने के लिए हमेशा अपना खर्चा कम नहीं करेगी, क्या करेगी? और टैक्स नहीं बढ़ाएगी, हमेशा नहीं बढ़ाएगी। सरकार जो बॉन्ड्स उसके मैच्योर हो रहे होते हैं उसका लोन उसको पे करना होता है। ठीक है, क्या करेगी सरकार? रादर द गवर्नमेंट सिंपली रीफाइनेंस डेट, सरकार उस डेट को रीफाइनेंस कराएगी। मतलब रीफाइनेंस का मतलब सरकार को जो हर महीने ड्यू है वो पैसा देने के लिए कहीं और से फिर से पैसा उठाएगी, बार बार पैसा उठाती रहती है। बस इस बात को ध्यान रखना है। यानी सरकार सेल करेगी नए बॉन्ड मार्केट में, फिर जो वहां से प्रोसीड आएगा, पैसा आएगा, उस पैसे से पे ऑफ करेगी मैच्योरिटी जिनकी हो रही होगी उनका पैसा। तो कहता है ना हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देना होता है, वो सरकार टैक्स बढ़ाकर लोगों से वसूल नहीं करेगी, ऐसे करेगी। तो बोलता है इसलिए हेंस पब्लिक डेट मैनेजमेंट बिकम्स अ क्रूशियल टास्क, इसलिए उधार को मैनेज करना बहुत क्रूशियल टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, ताकि देश के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, हमारी इकोनॉमी स्टेबल तरीके से चलती रहे। अगर हमने उधार को मैनेज नहीं किया तो सरकार गिर भी सकती है, बहुत सारा पैसा खर्च भी हो सकता है। संतोषी रुको भी, ठीक है। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट की बात हो रही है यहां पर। तो अब पब्लिक डेट का मतलब समझ गए, पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब समझो। पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब यह डिसाइड करना है कि सरकार को कितना पैसा उधार लेना चाहिए, मतलब यह डिटरमाइन करना कि कितना उधार लें, कितने इंटरेस्ट पे लें, राइट। तो आगे आया पब्लिक डेट मैनेजमेंट रेफर्स टू द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग बाय द फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डेट। कहता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब कि मॉनेटरी अथॉरिटी यानी आरबीआई, फिस्कल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर डिसाइड करें कि सरकार को किस साइज का लोन लेना चाहिए, यानी कितना अमाउंट ऑफ लोन लेना चाहिए, या फिर उस लोन की कॉम्पोजिशन क्या होगी, मतलब उस लोन के अंदर
हम क्या क्या मिलाएंगे, यानी बॉन्ड इश्यू करके लोन लेना है, या जो लोगों ने सेविंग के तौर पे पैसा जमा कर रखा है वहीं से उठा लो, पैसा लोन के लिए इस्तेमाल कर दो, ठीक है। उस लोन को मैच्योर कब करवाना है, मतलब वो वापस कब होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या इंटरेस्ट होगा, कैसे रिडेम्पशन ऑफ डेट होगा, डेट को खत्म कैसे किया जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट मैनेजमेंट पॉलिसी का होता है, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू मीट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फाइनेंसिंग नीड्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट एंड ऑल्सो कीप द टोटल डेट विद इन सस्टेनेबल लेवल। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है भाई, मोटे मोटे तौर पे यही बता रहा हूं, ठीक है। देखो जी, कहता है सरकार की एक तो नीड फुलफिल हो जाए कि कितना उसने लोन लेना है, दूसरा उसको लोवेस्ट पॉसिबल लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिले, यानी लंबे टाइम तक उसको जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म बोरिंग कॉस्ट पे लोन मिले, यानी सस्ते सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले, और लोन कुछ इस तरीके का मिले कि सस्टेनेबल लेवल के अंदर वो रहे, यानी ये बना रहे, सरकार उससे गिरे ना, ठीक है। ओके, इतनी बात ध्यान रखना, तीन बातें हैं। और यहां पर लाइन लिखी है भैया जो तुम पढ़े जा रहे हो थ्योरी, कीपिंग इन द व्यू दैट कीपिंग इन द व्यू द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मॉड्यूल ने वर्ड यूज किया है, मैग्नीट्यूड का मतलब यहां अमाउंट है, कीपिंग इन द व्यू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पब्लिक बोरोइंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट कैन मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम पब्लिक डिपेंड्स अपॉन द स्किलफुल पब्लिक डेट मैनेजमेंट। कहता है कि सरकार इंटरनली और एक्सटर्नली कितना अमाउंट ऑफ लोन ले रही है, यह मैनेज कैसे होगा, ये डिपेंड करता है एक बढ़िया स्किलफुल पब्लिक डेट मैनेजमेंट पे। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है, किसी ने पूछा था यहां पर बीच में लिखने के लिए, कुछ भी लिख दिया, बच्चा सोचेगा अरे मैं पढ़ के आ रहा था अब बीच में क्या घुसा दिया फालतू का, चलो कोई बात नहीं। कहता है ये इंपॉर्टेंट है, डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन द 3 ब्रॉड पिलर्स, स्टार मार्क कर रहा हूं भाई, 3 ब्रॉड पिलर्स। कहता है जो सरकार की डेट को मैनेज करने की पॉलिसी होगी, स्ट्रैटेजी होगी, वो 3 चीजों पर ध्यान दी जाएगी। ध्रुव कह रहा है थ्योरी मेरी फेवरेट है, 3 चीजों में बेस्ड होगी। एक तो लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे सरकार को लोन मिलना चाहिए। रिस्क मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम रिस्क होना चाहिए। और मार्केट डेवलपमेंट, सरकार की जो बॉन्ड मार्केट है वो पॉपुलर रहनी चाहिए ताकि लोग बॉन्ड खरीदते रहें और सरकार को लोन देते रहें, ठीक है, सरकार को लोन देते रहें, वो पॉपुलर मतलब डेवलप होती रहे सरकार की। दोबारा सुनना जरा, जो गवर्नमेंट की डेट को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी रहेगी उसमें 3 बातें होंगी, एक तो कम से कम इंटरेस्ट पे लोन लेना, एक रिस्क कम से कम होना, और सरकार के बॉन्ड इश्यू पे इश्यू होते रहे, सरकार लोन पे लोन फिर से लेती रहे। चलो जी आगे, अब ये भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट देख लो क्या लिखा है यहां पर। कहता है कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सरकार के डेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल लोन के लिए यानी डोमेस्टिक मार्केट के लोन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल लोन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेस्पॉन्सिबल है। इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। इसके अलावा देखो इंटरनल में भी क्या, इंटरनल में स्पेशली बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाना। एक वर्ड लिखा है डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड का मतलब बादाम काजू बादाम वाली सिक्योरिटी नहीं, डेटेड का मतलब ऐसी सिक्योरिटी, ऐसा सिक्योरिटी को बॉन्ड बोल दो, ऐसा बॉन्ड जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट भी हो, ठीक है। बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने का ठेका आरबीआई लेगा, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल लेवल पे पैसा उठाने का ठेका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, और तीसरा आइटम बजट डिवीजन। ध्यान रख रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही होता है बजट डिवीजन। ये सब मिलके इस बात का ठेका लेंगे कि लोगों का जो डिपॉजिट है, लोगों की जो छोटी छोटी सेविंग्स है, जो रिजर्व फंड्स है लोगों के, ये कैसे उसको इस्तेमाल कर लेंगे लायबिलिटी के तौर पे। सरकार 3 तरीके से उधार लेती है, एक तो बॉन्ड इश्यू करके इंटरनल मार्केट से, इसको मैनेज करेगा अकेला आरबीआई, कोई बुढ़ पंगे नहीं लेगा बीच में। सरकार अगर एक्सटर्नल बोरिंग करेगी उसको मैनेज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोई पंगे नहीं लेगा बीच में। लेकिन ये सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि जो लोगों का जमा हुआ पैसा है उसको हम कैसे यूज कर लेंगे, लोन मान लेंगे। समझ रहे हो देश कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है अब समझ में आता है। थोड़ा सा रह गया बस दोस्त,
थोड़ा सा रह गया, ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो यहां पर आपको बस एक लाइन ध्यान रखनी है। हमारे देश के अंदर तुम जानते ही हो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 28 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी इज इंटरेस्टेड। 2 यूनियन टेरिटरी, अबे 28 स्टेट है और हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी है। इन सबका डेट मैनेज करने का जो ठेका लिया हुआ है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, देखो जी फिर से बता रहा हूं, हमारे देश में इंटरनल डेट को मैनेज करता है आरबीआई, लेकिन आरबीआई के अंदर कौन, बस यही बताना चाह रहा है इतने पंगे लेके, आईडीएमडी। आरबीआई के अंदर कौन, आईडीएमडी। एक इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना रखा आरबीआई ने, वो देखता है इस इंटरनल डेट को, इसलिए आरबीआई एक्ट एज द डेट मैनेजर। इसलिए आरबीआई को डेट मैनेजर फॉर मार्केटेबल इंटरनल डेट बोलते हैं। मार्केटेबल मतलब बॉन्ड की मार्केट की बात कर रहा है यहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा करंट अकाउंट है, तुम्हारा करंट अकाउंट खुलवा रखा है, ठीक है। अच्छा यश भारद्वाज देख लेंगे उसको भी। तुमने बैंक के अंदर करंट अकाउंट खुलवा रखा है और करंट अकाउंट वालों को एक फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट। तुम्हें पता ही नहीं पता, बताओ। चलो जी, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में पता है, हाँ या ना बताओ। जिस जिसको पता है वो थम्स अप करो। ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स पढ़ते हो ना, तभी तो यहां तक पहुंचे हो। ओवरड्राफ्ट जानते हो नहीं जानते हो, बताओ जल्दी। हाँ दीक्षा, बिल्कुल मैं भी मानता हूं। ओवरड्राफ्ट जानते हो ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब आप अपने अकाउंट से एडिशनल पैसा निकाल सकते हो, राइट। तो हमारे देश की सरकार भी 1997 के बाद से कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकती है। उस पैसे को ओवरड्राफ्ट नहीं बोलते, लेकिन बोलते हैं WMA, वेज एंड मीन्स एडवांस। वेज एंड मीन्स एडवांस भी ओवरड्राफ्ट की तरह होता है, जो आरबीआई दे देता है सरकार को 3 महीने तक के लिए। क्यों देता है? जब सरकार को लग रहा होता है यार कोई टेम्परेरी मिसमैच हो गया कैश फ्लो के अंदर, टेम्परेरी जब जरूरत हो, तो 3 महीने की जरूरत को पूरा करने के लिए आरबीआई WMA, वेज एंड मीन्स एडवांस दे देता है सरकार को, ठीक है। इसके ऊपर मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन भी है, तो एक बार देख लेते हैं। ये लिखा हुआ भाई साहब, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सब। टाइमलेस पोल है। चलो जी, लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम आरबीआई टू स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिज टेम्परेरी मिसमैच इन कैश फ्लो। अच्छा, मेन बात ये कौन सी सरकार को देता है ये तो ध्यान रखो। देखो दोस्त, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट, यानी आरबीआई क्या स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन देता है क्या? आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है क्या? जी हां, देता है। सिर्फ 3 महीने के लिए देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट से भी पंगा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांस। सी वाला यहां पर राइट आंसर बनेगा। करण ने सबसे जल्दी दिया, फिर नरुतो, फिर अक्षत। दाद है भाई तुम्हारी, बिल्कुल बने हुए साथ में। चलो जी, वापस आ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां थे हम? हाँ जी, यहां तक हो गया था। इसके बाद हम आ गए इस पे। हाँ जी, एक्सटर्नल डेट के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल डेट को तो आईडीएमडी मैनेज कर रहा है, तो एक्सटर्नल डेट चाहे वो बायलेटरल हो या मल्टीलेटरल। बायलेटरल का मतलब है कि मैंने तुमसे लोन लिया है, मतलब 2 बंदे इन्वॉल्व है। मल्टीलेटरल का मतलब है मैंने बहुत सारे लोगों से लोन लिया हुआ है, तो बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व है। तो इट इज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक और डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एक्सटर्नल डेट को मैनेज करेगा। चलो जी, बहुत सारे डिपार्टमेंट की बातचीत चल रही है, तो शुरुआत के अंदर जो मैंने लिस्ट बनाई थी आप लोगों के लिए, उसके अंदर एक बात और एडिट कर देते हैं। कहां गया ताऊ? ये राजी,
हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक और आ गया, क्या बोला मैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्या देखता है, ये एक्सटर्नल डेट को मैनेज करता है, एक्सटर्नल डेट को मैनेज करता है, एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो कहता है जो हमारे देश के अंदर ज्यादातर एक्सटर्नल डेट है, ये कहां कहां से सोर्स किया गया है, मतलब कहां कहां से लिया हुआ है, ये IBRD जिसे आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या IMF वहां से लिया हुआ है। ठीक है, और कहता है एक रिस्क भी होता है जब हम फॉरेन कंट्री से या IMF से डॉलर के रूप में लोन लेते हैं, तो एक रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है, मान लो, रिस्क समझाता हूं क्या होता है। मान लो डॉलर का रेट, आपने आज $1 का लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, इससे $1 का लोन ले लिया। $1 की वैल्यू है मान लो 82 रुपीज। ठीक है जी, आप इस पे इंटरेस्ट भी अलग से दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल बाद आप इसको $1 वापस करोगे, और हो सकता है यहां पर $1 की वैल्यू हो 90 रुपया। तो भाई ये रिस्क है ना, आप तो डॉलर ही वापस कर रहे हो लेकिन उसकी वैल्यू बदल गई है। तो एक जो एक्सचेंज रेट होता है, करेंसी का रेट, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, समझ रहे हो। तो इसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड होता है, द रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल डेट इज डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, और ये डेप्रिसिएशन वगैरह 9th चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और विज का करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल लोन्स, विज का मतलब साथ के साथ, द करेंसी ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल लोन्स लीडिंग टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट डेट सर्विस कॉस्ट। तो इसकी वजह से सरकार की जो डेट सर्विस कॉस्ट होती है, यानी इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी बढ़ जाता है। भाई साहब, मान लो आप $1 का इंटरेस्ट दे रहे हो और डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई है, तो इंटरेस्ट भी आप ज्यादा ही दे रहे हो, टोटल अमाउंट तो ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ जी, ये कहानी खत्म हो गई। फिर बीच में पंगे लेने के लिए इसने बताया, जब तुमने बजट का मेकिंग प्रोसेस पढ़ा था, बजट मेकिंग प्रोसेस पढ़ा था, तो वहां पर एक शॉर्ट फॉर्म आई थी FRBM एक्ट की, उसके बारे में अब डिस्कस कर रहा है। मतलब वहां भूल गया, यहां इसको याद आ गया। कहां पढ़ा था FRBM, तो इसकी फुल फॉर्म फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। कहता है 2003 में सरकार ने इसको पास किया था। किस लिए पास किया था, सरकार ने अपने डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया था। सरकार ने अपने डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाया था, उस फ्रेमवर्क के अंदर ये FRBM एक्ट पास किया गया। ठीक है, इस FRBM एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये 4 लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन द फिस्कल मैनेजमेंट। इंटरजेनरेशनल इक्विटी मतलब आने वाली सरकार के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़ जाए, तो उसमें भी बराबरी बना के रखो। लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यूनिट 1 के अंदर पढ़ चुके, तो आप मान के चलो कि प्राइस लेवल की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। फिर जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है, इसके अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहे। ऐसा ना हो कि आरबीआई कुछ और सोच रहा हो, सरकार कुछ और सोच रही हो। और जो सरकार के फिस्कल ऑपरेशंस हैं, फिस्कल ऑपरेशन 3 होते हैं यूनिट 1 के अंदर, जो 3 फंक्शन थे, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी इसके बारे में सबको पता हो। अब एक बात बताओ, ये चीज इसने यहां पर दी है, एक सीए का इस चीज से क्या ताल्लुकात। सीए को बस ये बताओ, बजट यहां से बनता है, बजट के अंदर ये डिपार्टमेंट है, ये खर्चा देखता है, तो सीए को खर्चे से रिलेशन होगा तो वहां जाएगा। ये टैक्स के ऊपर देखता है। ये बताओ ये क्या बकलोली कर रखी है इसने। ठीक है, चलो जी, एक और पंगा लिया है। लो जी, एक सरकार ने पीडीएमसी बनाया है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। कब? 2016 में, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कहता है जो अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखे थे,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये लो जी, ये इसके अंदर में एक पीडीएमसी है, पीडीएमसी, ये रहा, हाँ जी, पीडीएमसी है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर। द मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जिसको एमटीडीएस बोल देते हैं, 2021 से लेकर 24 तक, इज अ फ्रेमवर्क टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कॉम्पोजिशन ऑफ डेट पोर्टफोलियो। क्या है ये? क्या बोलने लग गया? ये बोलने लग गया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर एक पीडीएमसी है जो 2016 में बनाया गया था। ठीक है, बात ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया? कुछ और ही बात। कहता है मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी 2021 से 24 तक बनाई गई थी। इसमें यह डिसाइड करना है कि सरकार की डेट पोर्टफोलियो का एक बेस्ट कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए। ठीक है, और फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज टू रेज डेट एट लोवेस्ट कॉस्ट। ये सब मैं बता चुका हूं आपको, वो 3 मैंने लाइन में लिखकर दे दिए थे, ये पढ़ने की फिर इतनी खास जरूरत है नहीं। फिर आगे बताया हो भैया, यहां पर जो ध्यान रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को शॉर्ट में जीसैक बोल सकते हैं। पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स को सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद पाते थे, बड़े बड़े अमीर अमीर इन्वेस्टर खरीद पाते थे। एक छोटी सी बात सुन लो, फिर क्लास को खत्म करूंगा। पहले गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स को पहले अमीर अमीर बंदे खरीद पाते थे। अब सरकार चाहती है कि हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, तुच्छ प्राणी भी इसको खरीद पाएं, तुच्छ प्राणी भी इसको खरीद पाएं। तो सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड एक स्कीम चलाई है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। इसके ऊपर एमसीक्यू है इसलिए बता रहा हूं, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। तो यह कहता है कि एक छोटा इन्वेस्टर भी अब से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है। कब लॉन्च हुई थी ये? 5 फरवरी 2021। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, इसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, कहां गया? चलो जी, क्या लिखा है? बेसिकली आपको यहां पर पढ़ना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फॉर इंप्रूविंग द ईज ऑफ एक्सेस बाय रिटेल इन्वेस्टर्स, कहता है जो छोटे छोटे तुच्छ प्राणी हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी इजी हो जाए इस मार्केट तक एक्सेस करना, पहुंचना। और टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ओपन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने का अकाउंट भी हम जैसे तुच्छ प्राणी खुलवा सकते हैं। दैट्स इट। ऐसे कर लो, ऐसे आता माझी सटकली, ऐसे है चैप्टर ये, समझे? अभी इस चैप्टर के अंदर जो मस्त वाला सेक्शन है वो मैंने कराया नहीं है, आप बोलोगे तो करा दूंगा। देखो जी, देखो मेरे को कराना तो है, ये देखो देखने लगा ना, न्यूमेरिकल कराऊंगा अब मैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बता दो, बताओ भैया, हिम्मत है तो थम्स अप कर दो। सर क्लास को कंटिन्यू रखो, और अगर चाहते हो कि नेक्स्ट क्लास में कराऊं तो थम्स डाउन कर दो, सर नेक्स्ट में करा देना, यानी कल करा देना, कल करा दूंगा। तो पोल चालू कर देता हूं 45 सेकंड्स का, उसके बाद डिसाइड करते हैं। चलो जल्दी बताएंगे, कंटिन्यू रखूं या आगे? ये चैप्टर 2 क्लासेस और लगेंगी, खत्म हो जाएगा। हाँ अदम्य अरविंद, बिल्कुल सही। ये पोल इसलिए दिया है भाई, अगर तुम बोलोगे कि सर कंटिन्यू रखो, थम्स अप करते रहोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन अब तुम थम्स डाउन करोगे, बोलोगे सर अगली क्लास में कराना, तो अगली क्लास में करा दूंगा। अबे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? मतलब इसको मैं ऑप्शन ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि अगली क्लास में कराओ। यहां से तुम्हारा लीडर बोर्ड भी अफेक्ट हो गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो इसलिए आज मैं लीडर बोर्ड नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे भाई।
न्यूमेरिकल करेंगे बजट डेफिसिट से रिलेटेड, तब इसको मॉड्यूल में से भी दिखा दूंगा क्या चैप्टर था। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि अभी तक सबसे थका हुआ चैप्टर, सबसे बोरिंग चैप्टर यही बन रहा है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो मेन शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है, मेन चीजें हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। जिस डेप्थ के अंदर ये चैप्टर लिखा हुआ है, पहली बात तो डेप्थ में नहीं लिखा हुआ चैप्टर, ये चैप्टर बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं है। इस चैप्टर के अंदर कंटेंट एडिशनल है, किसी भी चीज के बिल्कुल डेप्थ में गया ही नहीं है। जो ये चैप्टर दिया है ना आईसीआई ने, कहीं नहीं गया है डेप्थ में, इसने बस बहुत सारा कंटेंट बढ़ा दिया, कभी कुछ कह रहा है, फिर कुछ कह रहा है, फिर कुछ कह रहा है, ताकि स्टूडेंट रिलेट ही ना कर पाए। बस एक बार आपको इसको पढ़ना था, ठीक है। जो डाउट्स होंगे सब कुछ पृथ्वीराज हर एक चीज अगली क्लास में सॉल्व करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।